नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीसी तरंग पे आपका यह फिर से स्वागत है। तो मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज बहुत समय बाद में अपनी क्लास होने जा रही है, तो उसके पीछे एक कारण है कि आप सभी का जो है एक रिक्वेस्ट थी। आप सभी की रिक्वेस्ट थी कि जो फिजिक्स में अभी हमारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नए चैप्टर ऐड हुए हैं उनका आप क्या करा दीजिए, एक बार हमें करवा दीजिए सिलेबस। तो आज हम यही करने वाले हैं। तो फिजिक्स जो है ये क्या है, अपनी एक साइंस की ही ब्रांच है, ये तो सबको आपको पता होगा। ठीक है, तो साइंस में हम 3 सब्जेक्ट जनरली पढ़ते हैं। एक तो अपन सब जानते हैं क्या, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। दूसरा अपन पढ़ते हैं इसमें फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, जिसमें गति वगैरह, कार्य, बिजली, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। और जो एक लास्ट ब्रांच अपनी इसमें है, मेन ब्रांच ये है, इसके बाद में इनमें से भी ब्रांच जो है होती है। ठीक है, तो आपका सिलेबस भी 3 भागों में डिवाइडेड है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तीनों के टॉपिक आपके दिए हुए हैं। तो हम आज करने वाले हैं फिजिक्स का जो टॉपिक है इसके रिलेटेड। ठीक है, तो फिजिक्स में जो अपना चैप्टर है विद्युत चैप्टर हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो उससे पहले आपको फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा, फिजिक्स में जो अपनी मात्रक पद्धतियाँ होती है ये सब जानकारी थोड़ी सी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इन सबको जानकारियों को लेते हुए आगे चलते हैं। तो देखो, ये जो नोट्स आपको दिख रहे हैं, तो ये नोट्स जो है मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, जो कि फर्स्ट ग्रेड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स हैं। और अपना टेलीग्राम चैनल @RPSC तरंग से आपको ज्वाइन करना है, और वहाँ पे जो है इसके बारे में सारी जानकारी दी गई है। अगर आपको ये जो है आपके 6 चैप्टर जो आपके सिलेबस में हैं, इनकी पूरी ये हैंड रिटन PDF चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम पे एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है। उस गूगल फॉर्म को फिल करके और कुछ चार्जेस हमने रखे हैं, तो वहाँ से ये PDF प्राप्त कर सकते हैं अपनी ईमेल ID पे। ठीक है, गूगल फॉर्म जो है ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको टेलीग्राम पे, और नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, गूगल फॉर्म भरने के बाद में ईमेल पर मिल जाएंगे। तो ये एक बेसिक जानकारी थी, क्योंकि आप वीडियो के लास्ट में पहले पूछेंगे कि भाई ये नोट्स जो है ये PDF हमें मिल जाए तो हमारा तो सारा काम आसान हो जाए। तो ये जो है नोट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए कुछ चार्जेज हैं। चार्जेज इसलिए हैं ताकि आप थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ें। फ्री भी चीज़ें जो है आजकल कोई उनकी वैल्यू नहीं करता है। ठीक है, चार्जेज मिनिमम ही रखे गए हैं ताकि जो है आपका ज़्यादा पैसा भी खर्च ना हो और आपका नोट्स बनाने का टाइम बचे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं। तो देखो, फिजिक्स में जो है अपन को 3 तरह की मात्रक पद्धतियाँ होती है। मेजरमेंट करने के 3 तरीके, 3 मेथड यहाँ पे इन्होंने बताए हैं। तो 3 मेथड कौन कौन से होते हैं? एक तो MKS और SI सिस्टम अपन उसको कहते हैं। ठीक है, दूसरा होती है CGS पद्धति, तीसरी होती है FPS पद्धति। अब यहाँ पे आप देखो, MKS जो है, इसमें आपको M का मतलब क्या निकालना है, मीटर, K का मतलब आपको किलोग्राम, और S का मतलब सेकंड। ठीक है, S सब में सेम ही रहेगा, यहाँ पे भी सेकंड रहेगा CGS में, और यहाँ पे भी सेकंड ही रहेगा। अब आपको यहाँ पे C का मतलब क्या निकालना है, यहाँ मीटर हो गई लेंथ, और यहाँ पे सेंटीमीटर CGS में, और यहाँ G, यहाँ किलोग्राम था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ग्राम। तो ये CGS पद्धति हो गया। ऐसे ही FPS में क्या होगा, FPS में जो है यहाँ पे हो जाएगा फुट F से, और P से हो जाएगा पाउंड। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, जो कि आप देख सकते हो कि भाई MKS या SI पद्धति जो है ये ज़्यादा प्रचलन में है, इनका अभी कोई ज़्यादा प्रचलन नहीं है। अगर इनमें आपको जो भी चीज़ें दी गई है मेजरमेंट की, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनमें चेंज करना आना चाहिए, और ये बार बार आपके काम आएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप बताइए लंबाई का SI मात्रक क्या है। ठीक है, लंबाई का SI मात्रक क्या है, तो आपको आंसर देना है मीटर। ठीक है, क्या देना है, मीटर। और पूछ लिया SI की जगह CGS मात्रक लंबाई का, तो फिर सेंटीमीटर, और FPS पूछा तो फुट। तो इस तरह से बेसिक चीज़ें जो है आपको समझ में आनी चाहिए। ये जो है चीज़ें अभी आगे अपने काम आएगी, इसलिए मैं एक बार जो है थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, फिर अपन अपने चैप्टर पे चलेंगे। तो देखो, लेंथ के लिए तो मीटर है, द्रव्यमान जो है मास उसके लिए किलोग्राम है, समय के लिए सेकंड में है, ये MKS SI पद्धति में। CGS में क्या हो जाएगा, लंबाई के लिए सेंटीमीटर, मीटर के लिए मास के लिए M फॉर मास, तो द्रव्यमान के लिए ग्राम है जिसको GM से लिखते हैं, और T फॉर टाइम के लिए सेकंड है, तीनों में सेम है सेकंड। तो यहाँ पे लंबाई के लिए फुट हो जाएगा FPS में, यहाँ पे मास के लिए पाउंड हो जाएगा। ठीक है, अब द्रव्यमान का FPS में मात्रक क्या होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ ले मान लो, तो द्रव्यमान का FPS में मात्रक, ये द्रव्यमान का FPS पद्धति में तो मात्रक क्या है, पाउंड है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे आपको पाउंडल दे देता है। ठीक है, तो वो गलत है। पाउंडल किसका मात्रक है? पाउंडल है बल का मात्रक। किसका है? बल का मात्रक है FPS पद्धति में। ठीक है, और SI पद्धति में बल का मात्रक पूछे तो आपने सुना होगा, जो न्यूटन थे, न्यूटन उनके नाम पे ही है न्यूटन। ठीक है, और न्यूटन को भी हम क्या लिखते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ऐसे अपन उसको लिखते हैं। तो वो भी अभी अपने पास में आ जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटा सेकंड। तो ये सब चीज़ें अभी अपन देखने वाले हैं। अब देखो, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में अपने होते हैं 100 सेंटीमीटर, और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं? तो ये 2.20 पाउंड होते हैं। ये जो है आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, इनमें से ऑप्शन बना के पूछ सकता है। फिर 1 मीटर में 3.28 फुट होते हैं। अब अपन आगे चलते हैं। अब जो मात्रक हैं, मात्रक जो अपने देखे कि 3 तरह से तो इनकी पद्धतियाँ दी है। इसके बाद में मूल मात्रक और पूरक मात्रक, 2 तरह के भी होते हैं ये। तो मूल मात्रक में तो क्या हो जाता है, मूल मात्रक का मतलब ये है कि जो क्या हो, ओरिजिनल हो, जिनका क्या हो, स्वतंत्र अस्तित्व हो, मतलब अपने आप ही वो हो, किसी पे निर्भर नहीं करते हो दूसरे मात्रक पर, ये इसका मतलब है।
तो इस तरह से जो मूल मात्रक है वो क्या है, 7 टाइप है। 7 टाइप इनके क्या क्या हैं, तो पहला तो है द्रव्यमान। द्रव्यमान के लिए क्या है, किलोग्राम। लंबाई के लिए क्या है, मीटर। लंबाई के लिए किसका यूज़ करेंगे, मीटर का यूज़ करेंगे। और समय के लिए हमेशा सेकंड का यूज़ करेंगे। अगर आपको मिनट में दिया है, घंटे में दिया है, तो उसको अपन को चेंज करना पड़ेगा सेकंड में। यहाँ पे अगर मीटर के अलावा सेंटीमीटर, फुट में दी गई है आपको लंबाई, तो उसको आपको मीटर में चेंज करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। मूल मात्रक जो है ये ध्यान रखने हैं कि द्रव्यमान का तो किलोग्राम होगा, लंबाई का हमेशा मीटर होगा, समय का क्या होगा, समय का सेकंड होगा। और विद्युत धारा, जो कि आज अपना टॉपिक है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होगा, ठीक है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर होगा। इसको ए या फिर AMP से लिखते हैं। ताप जो है टेम्परेचर का मात्रक केल्विन होता है। और डिग्री सेंटीग्रेड अगर दिया रहता है तो उसको अपन केल्विन में चेंज करते हैं। तो अब आपके ताप चैप्टर जो है वो तो हटा ही दिया गया है, तो ये आपको ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है। पदार्थ की जो मात्रा है उसको अपन मोल में नापते हैं। और ये आपके जो है चैप्टर नंबर 1 जो दिया है केमिस्ट्री में, चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री में आपके दिया है अणु और परमाणु। अणु परमाणु की 2 क्लास हो चुकी है, 1 क्लास उसकी बाकी है। उसमें हमने मोल और अवोगाद्रो संख्या वगैरह ये सब निकालना सीखना है, ठीक है। तो वहाँ पे आपने सुना होगा कि पदार्थ की मात्रा मोल जो है ये कैसे फाइंड करते हैं, इससे क्वेश्चन भी आता है। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर इसको देखें, NCERT में 2-4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वो देख लें तो भी आपका काम चल जाएगा। फिर प्रदीपन या ज्योति तीव्रता जो है इसका मात्रक होता है कैंडेला। कैंडेला को डिनोट करते हैं कैपिटल C और ये स्मॉल d से, ठीक है। तो ये मूल मात्रक हो गए। और फिर अब पूरक मात्रक पे आते हैं। तो पूरक मात्रक जो है ये क्या होते हैं, ये न तो ओरिजिनल होते हैं, ठीक है, न तो मूल मात्रक होते हैं, न ही क्या होते हैं, ये डिराइव्ड होते हैं। तो ये है यहाँ पे। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, तो एग्जाम्पल पूछ ले तो इसमें आ जाएंगे एंगल, तो कोण आ जाएंगे, समतल कोण, ठोस कोण जिसको घन कोण भी कहते हैं। तो कोण और समतल कोण है उनको तो अपन रेडियन में माप सकते हैं। और इनको अपन यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो इनका यूज़ करते हैं 2D में, मतलब आयत हो गया, वर्ग हो गया, अपनी स्ट्रेट लाइन वगैरह हो गई, तो उन सब में इनका यूज़ करते हैं। और ठोस कोण और घन कोण इनका यूज़ करते हैं स्टेरेडियन है इसका मात्रक, और इसका यूज़ करते हैं 3D एंगल्स में, ठीक है। तो ये हो गया। अब व्युत्पन्न मात्रक क्या है, डिराइव्ड जो है, डिराइव्ड मतलब इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। क्या नहीं होता, मतलब ये जो है स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, अकेले नहीं रह सकते। ये क्या करते हैं, जो मूल मात्रक थे, अपने मूल मात्रक 7 जो थे उन पे क्या करते हैं, ये डिपेंड करते हैं, ठीक है। उनकी हेल्प से हम इनको क्या कर सकते हैं, डिराइव्ड नाम में ही डिराइव्ड है, व्युत्पन्न है, तो व्युत्पन्न किससे किया कर सकते हैं, मूल से, ठीक है। मूल जो है ओरिजिनल अपने 7 हैं, उनसे हम इनको व्युत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कि अब आपके चैप्टर दिया गया है बल गति, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। तो उससे पहले आपके देखो गति है, तो गति से पहले आपको जो है वहाँ पे चाल, वेग, त्वरण ये सब सुना है आपने। तो वेग जो है, वेग क्या होता है, वेग जो है ये है विस्थापन बटा समय, मतलब विस्थापन में परिवर्तन की दर। अब दर शब्द जहाँ पे भी आ जाए ना, दर शब्द जहाँ भी आ जाए, इसका मतलब आपको समय का भाग देना है। क्या करना है, समय का भाग देना है, मतलब टाइम से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे इसको वेग को अपन यही बोलते हैं कि विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर मतलब विस्थापन और बटा समय, ठीक है। तो ये वेग हो गया। और विस्थापन जो है, विस्थापन क्या है, एक तरह की दूरी है, डिस्टेंस है, तो इसको अपन मीटर में मापते हैं। और ये जो है समय हमेशा सेकंड में, तो इसका मात्रक हमने लिखा है यहाँ पे मीटर बटा सेकंड। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर बटा सेकंड। और ये अगर हमें ऊपर ही लिखना हो तो M और S और -1 का मतलब क्या है कि ये भाई बटा में है। अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये माइनस में लिख देते हैं। ये अपन ने मैथ की क्लासेज में भी सीखा था, वही है ये, ठीक है। तो यूनिट देख के भी आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन में कि मीटर प्रति सेकंड दिया है या फिर MS -1 दिया है, मतलब वो बात किसकी कर रहा है, वेग की बात कर रहा है, ठीक है। वेग की बात कर रहा है, चाल की बात कर रहा है। चाल का मात्रक भी सेम होता है। चाल मतलब क्या है, चाल मतलब दूरी में परिवर्तन की दर, ठीक है। तो दूरी में परिवर्तन की दर, तो दूरी बटा समय, तो ये अपना सेम हो गया मीटर बटा सेकंड। इसको ये इस तरह से अपन ने लिख लिया है। अब त्वरण क्या होता है, त्वरण को एक्सेलरेशन बोलते हैं इंग्लिश में। और त्वरण क्या होता है, जो वेग है, वेग में परिवर्तन की दर को अपन त्वरण कहते हैं। अब वेग का मात्रक हमने निकाल लिया है मीटर प्रति सेकंड, और समय का भाग वापस इसमें देंगे तो M/S, ठीक है। और इंटू क्या जाएगा, ये 1/S, क्योंकि यहाँ पे S है तो S/1, और ये भाग में है तो गुणा में जाके ये पलट जाता है, तो 1/S, ठीक है। तो ये 1/S हो गया, तो मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, या फिर MS और -2 अपन इसको लिख सकते हैं। दोनों तरह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब घनत्व की बात करें तो घनत्व जो है द्रव्यमान बटा आयतन होता है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, द्रव्यमान को हमेशा किलोग्राम में, आयतन क्या होता है, आयतन लीटर में, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हमें मीटर क्यूब में लेना है, तो किलोग्राम मीटर क्यूब माइनस में हो गया ये, ठीक है। तो ये जो है बेसिक जो है चीज़ें थी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब देखो, कोई भी जो भौतिक राशि है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसका मात्रक उसके संख्यात्मक मान n के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब हम देखें कि बल जो है, बल चैप्टर आपके दिया है, तो बल जो है वो क्या होता है, बल मतलब होता है M × A मतलब M क्या है यहाँ पे, द्रव्यमान है, और A क्या है यहाँ पे, त्वरण है।
ठीक है। संवेग में परिवर्तन की दर को भी क्या कहते हैं अपन, बल ही कहते हैं। F = ma आपने सुना है, तो ये भी बल ही होता है। तो बल के बहुत सारे सूत्र होते हैं, फिर बल भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स अपना हो जाएगा, चुंबकीय बल हो जाएगा, घर्षण बल हो जाएगा, बहुत सारे हैं। तो बल के चैप्टर में वो सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी होगी। तो F = ma है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं मात्रक की। तो बल का जो मात्रक है, अब देखो तीनों में मैंने लिखा है कि MKS मतलब SI पद्धति में, CGS पद्धति में और FPS पद्धति में, ठीक है। अब ये M × A है। अब M मतलब मास, मास मतलब क्या है, यहाँ पे किलोग्राम आएगा। किलोग्राम किसके लिए आएगा, MKS में, तो ये मैंने लिख दिया किलोग्राम, किसके लिए, मास के लिए, ठीक है, मतलब द्रव्यमान के लिए। और यहाँ पे गुणा क्या है, गुणा क्या है, ये त्वरण है। त्वरण का हमने क्या फाइंड किया है, त्वरण की यूनिट, त्वरण की यूनिट हमने ये फाइंड की है। देखो त्वरण के लिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे लिखा ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से इसको गुणा कर दिया, तो किलोग्राम × मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, इसी को अपन क्या कहते हैं, न्यूटन, ठीक है, न्यूटन कहते हैं, मतलब n, ठीक है। तो ये तो इसका SI मात्रक हो गया, MKS मात्रक हो गया। CGS में क्या करा हमने, किलोग्राम की जगह ग्राम कर दिया, सेंटीमीटर की जगह सेंटीमीटर, बाकी सब सेम। तो इसको क्या कहते हैं, इसको डाइन कहते हैं, ठीक है, डाइन, DYNE डाइन कहते हैं। और FPS में हमने ग्राम की जगह यहाँ पे मास को पाउंड में रखा, और सेंटीमीटर की जगह यहाँ पे फुट में रखा, किसको, ठीक है। तो और ये हो गया अपना पाउंडल, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि भाई जो है स्टेटमेंट बना के कि बल का जो है FPS मात्रक पाउंड होता है या पाउंडल होता है, और एक और आपको ऑप्शन दे दिया गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन बेसिक जो है, बेसिक वहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। आप सोचेंगे कि मैं बल के सारे सूत्र याद कर लेता हूँ, मैं लोटनी, घर्षण वगैरह ये सब याद कर लेता हूँ, गुरुत्वाकर्षण वाले सूत्र याद कर लेता हूँ, और उसने बेसिक क्वेश्चन ही पूछ लिया और आप वही गलत करके आ गए, तो फिर जो है आप बहुत लोगों से पीछे चले गए। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि भाई 1 न्यूटन इक्वल टू क्या, कितने डाइन होते हैं, तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। 10⁵ का मतलब क्या है कि 10 को अपन को क्या करना है, 10 बार यहाँ पे गुणा करना है, ठीक है। जितनी घात मतलब यहाँ पे गुणा, अगर ये नेगेटिव में होता तो हम क्या करते, 1 बटा इसको कर देते, ठीक है। नेगेटिव मतलब 1 बटा 10⁵5, और 10⁵5 को अपन ये लिख सकते हैं। तो ये जो है छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने जो आज का टॉपिक है, क्या, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, इसके ऊपर चलते हैं। तो देखिए, तो हमें विद्युत चैप्टर पढ़ने से पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आवेश के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आवेश चार्ज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो आवेश क्या होता है ये पहले अपन देखते हैं, ठीक है। इसको इस कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, और इंग्लिश में इसको चार्ज कहते हैं। तो आवेश जो है, आवेश क्या होता है, एक ये अपने पास जो भी परमाणु होता है, एटम होता है, उसका एक गुण होता है, ठीक है। और पदार्थ को ही अपन क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। ऐसे भी आ सकता है कि आवेश क्या है, कथन बना के पूछे तो आपको आंसर करना है कि ये अपने पास कोई भी द्रव्य, द्रव्य अलग है और द्रव अलग है, ठीक है। द्रव अलग है और द्रव्य अलग है, ये मैंने आपको केमिस्ट्री वाली क्लास में भी बताया है, यहाँ भी बता रही हूँ। तो द्रव जो है लिक्विड को अपन कहते हैं, और द्रव्य का मतलब अपने पास क्या है, पदार्थ है, मैटर, मैटर की बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सारी की सारी चीज़, सब चीज़ आ जाती है, द्रव, लिक्विड, द्रव, गैस, ठोस, सब, ठीक है, और बाकी की सारी चीज़ें भी। तो द्रव क्या है, द्रव्य जो है ये क्या है, एक द्रव्य का एक गुण क्या है, आवेश है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि आवेश जो है क्या है, परमाणु का एक मूल कण है। जो अपने पास में परमाणु होते हैं, एटम होते हैं, उनका क्या है, एक मूल कण है। और ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कौन सा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, धनावेशित या फिर ऋणावेशित, दोनों ये हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। अब ये उत्पन्न कैसे होता है, तो ये उत्पन्न होता है दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से, ठीक है। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए आप क्या कहते हैं, आप क्या करते हैं, आपके पास में कोई स्केल है, स्केल को आप क्या करते हैं, जैसे अपन बचपन में करते थे ना स्कूल में, या फिर ऐसे ही कि क्या कर लिया आपने, छोटे छोटे जो है, ये मान लो आपके पास एक पेपर है, इसको आपने छोटे छोटे ऐसे फाड़ लिया, टुकड़े कर लिए, और ये एक स्केल है, ठीक है, ये एक स्केल है। स्केल को आपने क्या किया, अपने बालों में रगड़ के ये जो कागज़ के टुकड़े आपने फैलाए, इनके पास में लाने की कोशिश की, तो ये जो टुकड़े हैं ये स्केल के चिपक जाते हैं। तो ये जो जब चिपकते हैं, इसका मतलब यही है कि भाई आपने ये जो है स्केल को जब अपने बालों में रगड़ा, तो उससे क्या हुआ, आवेश उत्पन्न हुआ, और वही आवेश जो है यहाँ पे इनके कागज़ के टुकड़े को चिपकने के कारण बनता है। तो ये ठीक है, ये सबसे बेसिक एग्जाम्पल है। अगर आपने बचपन में स्कूल में नहीं किया तो अभी भी कर सकते हैं। एक स्केल लीजिए, स्केल को जो है अपने बालों में रगड़िए 1-2 बार, और फिर जो है कागज़ के टुकड़े वगैरह फाड़ के और उनके पास में ले जाने की कोशिश कीजिए, तो वो जो है अपने आप ही उससे चिपकने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सा एग्जाम्पल है जो आप खुद भी अभी भी कर सके देख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अब आगे चलते हैं। तो आवेश की ये तो हमने बात कर ली कि आवेश क्या है भाई। आवेश परमाणु का एक मूल कण है, जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पदार्थ का एक गुण है। ये दोनों आपको कथन बना के पूछा जा सकता है। कैसे उत्पन्न होता है, तो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उत्पन्न हो जाता है। अब पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि आवेश जो है, आवेश कौन सी इकाई है, अदिश है या सदिश है। अब ये अदिश सदिश का मतलब ये है कि अदिश जो है, अदिश मतलब क्या है, इसमें सिर्फ अपने पास में क्या होती है,
डायरेक्शन नहीं होती है इसमें, सिर्फ अपने पास में परिमाण होता है। और सदिश में जो है अपने सदिश राशि जो होती है उसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। डायरेक्शन भी हमको वहाँ पे लिखनी पड़ती है और उसमें परिमाण भी होता है। ठीक है, तो ये सदिश हो गया। सदिश को अपन कैसे लिखते हैं, वेक्टर, इंग्लिश में लिखते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और अदिश को इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और आवेश जो है, आवेश को अपन डिनोट कैसे करते हैं, तो आवेश का प्रतीक चिन्ह क्या है, क्यू। जो कैपिटल क्यू है ये यहाँ पे रिजर्व किया गया है किसके लिए, आवेश के लिए। ठीक है, जहाँ पे भी कैपिटल क्यू दिखेगा आपको समझ जाना है कि भाई ये बात किसकी कर रहा है, आवेश की बात कर रहा है। और स्थिर आवेश जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, क्या करता है, स्थिर जो आवेश है वो क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन अगर आपके पास में जो है क्या है, गतिशील आवेश है, मतलब जो आवेश है, जो चार्ज है वो क्या कर रहा है, मोशन में है, तो वो क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय दोनों के दोनों ही क्या कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको देखते हुए चलनी है। अब आवेश का मात्रक क्या है, तो मात्रक शब्द जो है ये आपको समझ में अब याद आ रहा होगा कि मात्रक हमने क्या पढ़े थे, 3 टाइप के बताए थे भाई आपने। 3 टाइप के कौन कौन से बताए थे, कि एक तो MKS में या फिर SI बोलते हैं इसको, इस पद्धति में। दूसरा आपने बताया था कि CGS पद्धति में है। तीसरा बताया था FPS में। तो हम यहाँ पे जनरली जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें SI मात्रक ही पढ़ेंगे। तो आवेश का मात्रक जो है, मात्रक को कभी कभी इकाई लिख देते हैं, आपको याद रखना है कि यूनिट। ठीक है, इंग्लिश में यूनिट शब्द देख लेना आप, तो मात्रक लिखे इकाई लिखे कोई भी लिखे, अपने को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आवेश के मात्रक क्या होते हैं, तो मात्रक भाई इसका होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम होता है, और इसको कैपिटल C से अपन लिखते हैं। और इसके क्या क्या मात्रक होते हैं, तो और इसको कूलाम को ही अपन लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड। क्या लिख सकते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर किसका मात्रक था, तो एम्पियर जो है, एम्पियर मैंने बताया था, एम्पियर हमारा मात्रक था विद्युत धारा का। ठीक है, तो इसको अभी अपन आगे देखेंगे। तो ये मात्रक कैसे आता है कि भाई जो Q इक्वल टू, मतलब जो आवेश है वो किसके बराबर होता है, विद्युत धारा इंटू समय के। तो यहाँ पे जो है आई का मात्रक एम्पियर और T जो है मतलब सेकंड, तो एम्पियर इंटू सेकंड, इस तरह से ये मात्रक अपना आ जाता है Q का। तो ये दूसरा मात्रक हो गया। तीसरा जो है फेराडे, फेराडे जो है ये भी इसी का मात्रक है। तो एक फेराडे में कितने कूलाम होते हैं, तो एक फेराडे में 96,500 कूलाम होते हैं। ठीक है, आवेश, ये पूछा गया क्वेश्चन है अलग अलग एग्जाम में कि एक फेराडे में कितने क्या होते हैं, आवेश होते हैं। अब आप देखो कि भाई इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि एक कूलाम जो है वो कितने फेराडे के बराबर होता है। ठीक है, तो कितने फेराडे के बराबर होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो एक कूलाम है, ये जो आप देख रहे हैं कि भाई एक फेराडे क्या है, 96,500 कूलाम के बराबर है। आपको वैल्यू चाहिए एक कूलाम की, तो आपको ये जो 96,500 है इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1/96500 ये क्या हो जाएगी आपकी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और अगर उसने डिवाइड करके दिया है तो वैसे आप बता सकते हैं, जनरली वो ऐसे ही ऑप्शन आपको देगा। तो थोड़ा सा आपको इनको क्या है, गुणा भाग करना, इधर उधर दिमाग से चौकन्ने भी रहना पड़ेगा। ये नहीं कि मैंने जो नोट्स में दे दिया सिर्फ उनका आप रट्टा मार लें और आपके सारे क्वेश्चन हल हो जाएं। ये नोट्स सिर्फ इसलिए हैं और ये क्लासेज भी इसलिए हैं कि जो है जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आए और उनका आप खुद एप्लीकेशन कर सकें, क्वेश्चन सोल्व कर सकें। मैं यहाँ पे कितने भी एग्जांपल करा लूँ, कोई और टीचर से आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे क्लास देखेंगे, लेकिन जब तक आप खुद से क्वेश्चन करना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आपका एग्ज़ाम में परफॉर्मेशन अच्छा नहीं होगा। ठीक है, चाहे वो कौन सा सब्जेक्ट हो आपका, मैथमेटिक्स हो, मैथमेटिक्स में आपके 10 क्वेश्चन आते हैं और साइंस में भी आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। तो 5 में से आप मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन तो कम से कम जो है फिजिक्स से ही होंगे। ठीक है, और आप सोच रहे हैं कि हम फिजिक्स को ही छोड़ देते हैं, फिजिक्स सबसे आसान है। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो आप आराम से इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर्मूले याद करने हैं, कॉन्सेप्ट सीखने हैं और उनका एप्लीकेशन करना है, प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतने ज़्यादा क्वेश्चन हल होने की संभावना। इसकी जगह अगर आप पढ़ते हैं हिस्ट्री, दिन रात आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, तो इनमें से जो है क्वेश्चन जो आप सही कर दें, आप इसमें से क्वेश्चन सारे के सारे सही कर दें, 100% क्वेश्चन आप एक्यूरेसी से अटेम्प्ट कर लें, इसकी संभावना बहुत ही कम है। ठीक है, क्योंकि RPSC जो है अभी बहुत ज़्यादा फैक्ट्स को ला रही है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा फैक्ट्स पसंद आ रहे हैं। तो सारे फैक्ट्स जो है डाटा याद करना आसान नहीं है। तो आपको पेपर 1 क्वालिफाई करने के लिए, चाहे आप आर्ट्स के विद्यार्थी हों चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो, आपको आपके जो मैथ्स है और साइंस, ये दोनों सब्जेक्ट अच्छे करने पड़ेंगे। प्लस आपको जो है ज्योग्राफी वाला पोर्शन, और अगर आप चाहें तो पॉलिटी, ये चारों सब्जेक्ट अगर आपके अच्छे हैं तो जो है आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। इनको आप टाइम दीजिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप इनको टाइम बिल्कुल मत दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, इनको टाइम दीजिए, पर ये नहीं कि इनके चक्कर में इन चारों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, इनको कम टाइम दे रहे हैं। इनको टाइम दो लेकिन लिमिटेड। ठीक है, ये मत सोचो कि इसमें सारे फैक्ट है तो मैं सारे फैक्ट रट लूँगा, इस किताब में से पढ़ लेता हूँ, उसमें से पढ़ लेता हूँ, सारे फैक्ट इकट्ठे कर लेता हूँ। तो इकट्ठे करते करते ही आपका एग्जाम आ जाएगा। ऑलरेडी फरवरी चल रहा है और आपका एग्ज़ाम जो है मई लास्ट में, जून में है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। जो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं उनको अच्छे से पढ़ें और बाकी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। ये भी नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ छुड़ा दें, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, जिससे क्या है आपका बैलेंस बना रहे और आपको जो है एग्ज़ाम देने जाए तब डर ना रहे।
तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो 1 फैराडे इक्वल टू क्या है, 96,500 कूलाम। और एक स्थिर विद्युत इकाई, ये भी क्या है, ये भी आवेश की इकाई है। एक स्थिर विद्युत इकाई जो है, मतलब ESE लिखते हैं इसको शॉर्ट, ESU। तो इसमें होता है कि 1/3 गुणा 10⁹ कूलाम इसमें आवेश होते हैं। ये तो हमारी जनरल बात हो गई। अब और क्या क्या मात्रक हो सकते हैं, तो और जो है यहाँ पे देखो कि अगर 1 मिली है, हम 1 मिली जो है उसमें क्या होता है भाई, 10⁻³ 1 मिली, मतलब उसमें 1/1000 हम कर देते हैं। तो 1/1000 को यहाँ पे 10⁻³ लिखा गया है। एक माइक्रो जो है, माइक्रो को इस म्यू के चिन्ह से लिखा गया है, ठीक है। मिली के लिए ये M लिखा है, ठीक है। और 1 माइक्रो मतलब, अब ये क्या हो जाए, 10⁻6 कूलाम। नैनो का मतलब क्या है, 10⁻9 कूलाम। पिको का मतलब हो जाएगा 10⁻12 कूलाम। तो ये सारे के सारे मात्रक हैं जिनकी ज़रूरत आपको जो है क्वेश्चन सोल्व करने में पड़ेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन सोल्व करना आपको आना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें मैंने पहले ही लिख दी हैं। अभी अपना विद्युत चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ। अगर आपको जल्दीबाजी है कि कब आप विद्युत कराएंगे, आप हमें कब फॉर्मूला बताएंगे, Q = IT, उसके 2-4 क्वेश्चन करा दिए और चैप्टर खत्म, तो ऐसा काम भाई अपन से नहीं होता है। अगर कोई काम करते हैं तो ढंग से करते हैं, वरना नहीं करते हैं, मना कर देते हैं, ठीक है। तो आपको अगर पेशेंस हो और आप ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो सारी चीज़ें साथ में लेके चलनी पड़ेगी, ठीक है। जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वही मैं आपको बता रही हूँ, फालतू की चीज़ें मैं भी आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ना तो मेरे पास इतना समय है, ना आपके पास इतना समय है जो आप मुझे सुने और उसको अप्लाई करें, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि 1 मिली का मतलब 10⁻³ से अपन को गुणा करना है। माइक्रो में 10⁻6 से। नैनो में क्या करना है, 10⁻9 से। और पिको में 10⁻12 से। इतने आपको याद रखने, इससे आगे की जो है आपको जनरली क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है कि अगर क्या हो भाई, समान आवेश हो, सेम चार्जेस हो, ठीक है। लाइक चार्जेस यहाँ पे बोला है। सेम भी अपन नॉर्मली जनरली भाषा में बोल सकते हैं कि भाई सेम जो है चार्जेस हों, तो क्या होते हैं, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे सेम चीज़ें हैं तो सेम चीज़ें एक दूसरे को क्या करेगी, दूर भगाएगी। और अगर अपोजिट है तो वो क्या करेगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। बस वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी कि सेम चार्ज मतलब समान आवेश जो है, अगर भाई पॉजिटिव है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर कर देंगे, ठीक है। और नेगेटिव है तो भी वो क्या कर देंगे, एक दूसरे को दूर कर देंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही सेकंड टाइप है कि विपरीत आवेश। विपरीत की जगह असमान, अनलाइक भी आ सकता है। इसकी जगह आप डिफरेंट शब्द को यूज़ कर सकते हैं समझने के लिए। तो डिफरेंट अगर आवेश है, डिफरेंट चार्जेज हैं, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, या फिर क्या हो सकती है दूसरी कंडीशन, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, तो क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को पास लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसको आप वैसे ही समझ सकते हो कि भाई ये क्या है, मान लीजिए ये दोनों क्या है, गर्ल है, तो ये दोनों क्या करेगी भाई, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेगी। ये क्या है, दोनों बॉय है, तो ये भी दूर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहाँ पे मामला हो गया कहाँ पे, गर्ल बॉय का, तो ये क्या करेंगे, कोई ना कोई एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये समझने के लिए, इसको कोई अदरवाइज मत ले लेना भाई, ठीक है ना। आपको याद रह जाए बस, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। चलो अब आगे चलते हैं। जब वस्तु क्या हो भाई, धनावेशित हो, मतलब क्या हो, वस्तु पे कोई क्या है, पॉजिटिव चार्ज हो। पॉजिटिव चार्ज होगा तो जो मास है, द्रव्यमान है, वो क्या होगा, घटेगा। और अगर चार्ज क्या है, नेगेटिव है, तो जो मास है वो क्या होगा, बढ़ेगा। अब मतलब समझना है आपको कि अगर चार्ज प्लस है तो मास क्या होगा, नेगेटिव। ये मान लो नेगेटिव मतलब घटेगा, ये समझना है आपको। घटने के लिए मैंने नेगेटिव शब्द का यहाँ पे यूज़ किया है। अगर यहाँ पे चार्ज आपका नेगेटिव है तो मास क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब पॉजिटिव। ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब आवेश का क्या है, कुछ सिद्धांत है आवेश के। तो आवेश की योज्यता सिद्धांत है। आवेश का योज्यता सिद्धांत जो है, इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ चार्जेस ये है। तो इसमें क्या होता है कि जो अपने पास में कोई बॉडी है, निकाय है, ठीक है, कोई भी एक ये बॉडी है, निकाय है, इसमें जितने भी चार्जेज हैं Q1 से लेके Qn तक बहुत सारे हैं, ठीक है, n आवेश है यहाँ पे। तो इन सब का मतलब ये जो पूरे निकाय है, ये सिस्टम है, इसके ऊपर कितने चार्जेज होंगे, तो टोटल जो चार्जेज होंगे इसमें, वो इन सब का क्या होगा, सम होगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे एक ये है कि निकाय का कुल आवेश क्या होगा, Q = सबका सम, Q1 + Q2 + Qn तक, ठीक है। तो ये पहला रूल है। दूसरा रूल है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि भाई हमने कोई रिएक्शन कराई, ठीक है। मान लीजिए हमने कोई रिएक्शन जो भी कराई, तो उसमें क्या है कि अभिक्रिया से पहले के जो आवेश थे उनकी संख्या किसके बराबर होगी, रिएक्शन होने के बाद में जितने चार्जेज है ना, उसके बराबर। मतलब ये नहीं है कि भाई पहले तो चार्जेज ज़्यादा थे और बाद में जाके रिएक्शन के बाद में कम हो गए, चार्जेज वही रहेंगे। जो क्या है, टोटल चार्जेज
जो पहले थे और जो बाद में, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत और ये योज्यता का सिद्धांत। अब आप जो है यहाँ पे ध्यान क्या रखेंगे, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये आपसे यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है, मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एक तरफ दे दिया योज्यता का सिद्धांत, दूसरी तरफ दे दिया संरक्षण का सिद्धांत, क्वांटीकरण का सिद्धांत, और फिर इधर दे के पूछ लिया ABCD में कि अब इनको क्या करो, मैच करो। तो यहाँ से ऐसा क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो चारों पांचों जो सिद्धांत है ये आपको ध्यान में रखने, ठीक है, और हाईलाइट कर लेने अपने नोट्स में भी इस तरह से, ठीक है। ये PDF आपको अगर लेनी है तो मैं वापस से आपको बता देती हूँ कि आपको अपना जो है भाई क्या है, RPSC तरंग टेलीग्राम चैनल पहले ज्वाइन करना है, ठीक है। ये पहले आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल में जो है एक जो है गूगल फॉर्म का लिंक जो है पिन किया गया है, ठीक है। गूगल फॉर्म का लिंक पिन किया गया है। इस पिन लिंक पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक गूगल फॉर्म, वो गूगल फॉर्म आपको फिल करना है, ठीक है। गूगल फॉर्म फिल करना है। कुछ प्राइजेज हमने रखी हुई है यहाँ पे, सिर्फ फिजिक्स के नोट्स आपको अभी मिलेंगे साइंस में, और ज्योग्राफी के अगर नोट्स चाहते हैं, राजस्थान ज्योग्राफी के, तो ये दोनों सब्जेक्ट के आप नोट्स ले सकते हैं। तो फिजिक्स की और ज्योग्राफी की प्राइजेज अलग अलग है, जो कि वहाँ पे मैसेज में आपको दिख जाएगी। तो वहाँ से आप पूरा गूगल फॉर्म फिल करते ही आपको ईमेल आईडी पर जो है ये नोट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे नहीं मिलेंगे। टेलीग्राम पे सिर्फ जो है फॉर्म का लिंक मिलेगा और गूगल फॉर्म का, ठीक है। ये मैंने इसलिए किया है ताकि भाई अगर आपको पढ़ना है, सच में ही पढ़ना है और इन नोट्स की वैल्यूज़ करनी है, तो ही आप इतनी प्रोसेस करेंगे। आपको ऐसे टाइम पास करना है, इधर उधर PDF शेयर करनी है, तो उसके लिए आप अपने पैसे भी क्यों ही लगाओ। इसलिए मैंने ये सिस्टम रखा है। अब किसी को पसंद आए, किसी को ना आए, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपना काम पैसे कमाना नहीं है यहाँ पर। अपना काम है कि आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, और अगर जो है आप सच में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर परचेज करेंगे और अपनी तैयारी को बूस्टअप करेंगे, ठीक है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको देनी थी। तो चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो 2 सिद्धांत हमने देख लिए कि योज्यता वाले में तो क्या करना है, जितने भी अपने पास में क्या है चार्जेज हैं उन सब का क्या कर देना है, सम कर देना है। और संरक्षण में कंजर्वेशन में वही है जैसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं खत्म किया जा सकता है। तो वैसे ही है कि अभिक्रिया से पहले भी आवेश जितने हैं उतने ही अभिक्रिया के बाद में रहेंगे, टोटल चार्जेस। ओके, अब हम देखते हैं इसके ऊपर 2-4 क्वेश्चंस। तो देखो, ये जो है अपना पहला क्वेश्चन है, एक निकाय में 2 कूलाम, 4 कूलाम, -3 कूलाम और 6 कूलाम ये आवेश दिए गए हैं, ठीक है। इस निकाय को हिलाकर रखने से इसमें 3 कूलाम, 6 कूलाम, -2 कूलाम और Q आवेश स्थित होता है। तो ये जो Q दिख रहा है इसका वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया है, अब ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपको क्या समझ में आ रहा है कि भाई एक निकाय है जिसमें इतने 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 कूलाम आवेश दिए हैं। फिर इन्होंने क्या किया, इस निकाय को हिला करके और इसमें ये आवेश आ गए। मतलब जो है निकाय एक ही है, लेकिन इन्होंने क्या किया, पहले मान लो ये था और फिर इसमें थोड़ा सा चेंज किया, ये हिलाकर रखा, तो कुछ इनमें रिएक्शन वगैरह हुई, तो फिर इनका आवेश ये हो गया। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि इसमें हमारा लगेगा कौन सा सिद्धांत, तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत, कि भाई अभिक्रिया के पहले कितने आवेश थे उतने ही अभिक्रिया के बाद होंगे टोटल सम। तो बस कुछ भी नहीं करना, ये चारों जो है 2 कूलाम, 4 कूलाम और ये इनका सम एक साइड कर लो और दूसरी साइड इन सब का सम कर दो, और फिर प्लस माइनस करके आपको Q की वैल्यू मिल जाएगी। बस इतना ही यहाँ पे करना है। तो वैल्यूज रख दी है हमने यहाँ पे, तो 2 + 4 - 3 और ये, और दूसरी साइड इन सबको सम कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे तो अपने पास में ये हो जाएगा कितना, देखो 2 और 4 ये 6, 6 में से 3 घटाए 3, 3 और 6 ये 9, तो ये 9 कूलाम लेफ्ट हैंड साइड में। इधर अपने देखो 3 और 6 ये 9, 9 - 2 7, तो 7 कूलाम और प्लस Q जो है ये सेम है, ठीक है। तो Q का ही तो वैल्यू चाहिए, Q को X मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें क्यों अपन को टाइम खराब करना। Q पूछा है तो Q ही रख लो, और इसको यहाँ से घटा दो तो 9 - 2 7, 9 - 7 तो 2, तो Q का वैल्यू मिलेगा आपको 2 कूलाम, ठीक है। तो ये है, इस तरह से पूरा सॉल्यूशन भी दिया है ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। इतना ज़्यादा इसलिए लिखा है कि भाई जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं, आर्ट्स वाले साथी हैं, उनका भी जो है सब चीज़ें समझ में आ जाए नोट्स पढ़ के ही, ठीक है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, निकाय में 3 कूलाम, 4 कूलाम, -2 कूलाम आवेश स्थित हो तो निकाय का कुल आवेश क्या होगा। अब कुल आवेश पूछा है, एक ही यहाँ पे एक बार में ही दिए हैं, कोई अभिक्रिया वगैरह नहीं कराई इन्होंने। तो इसमें आपको समझ में आ रहा है कुल आवेश शब्द मतलब योज्यता वाला सम वाला सिद्धांत लगेगा यहाँ पे, पहला वाला। तो कुछ नहीं करना, बस इन सबका सम कर देना है। तो 3, 4 और -2, तो ये 4 और 3 7, 7 - 2 5 कूलाम इसका आंसर है। नेक्स्ट अपना जो है ये है सिद्धांत, तो आवेश होगी निश्चरता का सिद्धांत। आवेश होगी निश्चरता का सिद्धांत ये है कि इसमें क्या होता है कि जो आवेश है, चार्जेज है, उनका मान किसी भी निर्देश तंत्र, जो भी कार्टेशियन सिस्टम वगैरह होता है और भी सिस्टम होते हैं, तो कोई भी तरह का जो निर्देश तंत्र होता है उसकी गति पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कोई स्थिर निर्देश तंत्र में 10 माइक्रोकूलाम आवेश है, ठीक है। यदि वो निर्देश तंत्र, वो सिस्टम क्या कर रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति कर रहा है, तो
आवेश क्या होगा, हमेशा समान ही रहेगा, क्योंकि आवेश का मान तो सिस्टम पे निर्भर ही नहीं करता, सिस्टम की गति पर। तो इस तरह का क्वेश्चन देके आपको पागल बना सकता है कि भाई एक क्या है, अपने पास ऐसे ऐसे निर्देश तंत्र है, उसमें इतने 10 माइक्रोकुलाम, मिलीकुलाम, पिकोकुलाम, कुछ भी दे दे, वो इतने आवेश है, 10 की जगह यहाँ पे दे दे वो कि 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो फिर उसमें क्या होगा, आवेश का मान कितना होगा, कितना बढ़ जाएगा, वो दे देगा कुछ भी आपको। तो आपको बताना है कि भाई आवेश का मान कुछ भी चेंज नहीं होगा, समान ही रहेगा, क्योंकि जो आवेश है वो उसका मान निर्देश तंत्र पे, किसी भी सिस्टम पे उसकी गति पे निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब जो है लास्ट है यहाँ पे आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। तो आवेश के क्वांटीकरण का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है, ये कहता है कि जो जितने भी अपने पास चार्जेस हैं वो किसके इक्वल होते हैं, वो इक्वल होते हैं अपने पास में जो भी होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें, तो कितने इलेक्ट्रॉन है उसके लिए n लिखा है यहाँ पे। अब ये n जो है ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, और ये E है, ये क्या है, इस पे 1 कूलम का आवेश है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि Q तो क्या है भाई, किसी भी वस्तु में कुल आवेश है। n क्या है, n का वैल्यू 1 से लेके कितना भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर होगा ये। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई आपको दे दे क्या, वो आपको दे सकता है कि n इक्वल टू 1/2, 1/3, इस तरह से कुछ भी दे दे, पॉइंट में दे दे n का मान ही, तो वहाँ पे क्या होगा, ये क्वेश्चन ही आप गलत मानेंगे, क्योंकि n का मान जो है यहाँ पे हमेशा क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, पॉजिटिव पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक आप समझते हैं, पॉजिटिव पूर्णांक क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उसमें क्या आ जाएगा, पूर्णांक आप जानते हैं, पूर्णांक में माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत की संख्या आती है। ठीक है, और बीच में यहाँ पे 0 भी आता है। ठीक है, तो वही है, यहाँ पे हम पॉजिटिव साइड के ले रहे हैं सारे के सारे। तो 1, 2, 3 इस तरह से ये n का वैल्यू होगा। ओके, अब एक इलेक्ट्रॉन जो है उसमें कितने आवेश होते हैं, तो 1 कूलम आवेश जो है ये किसके बराबर होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻9 कूलम के। ओके, और ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में ऐसे कैसे एग्जाम्पल दिया है, तो उठा के पूछ भी रखा है, आगे भी पूछ सकता है कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 कूलम आवेश में 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये कैसे आया, ये हमने आगे सोल्व किया हुआ है, तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना है आपको जो मैंने आपको समझाया, 1 कूलम आवेश की रचना करने में कितने इलेक्ट्रॉन लगे। तो हम जानते हैं कि Q इक्वल टू एन ही होता है। क्या होता है भाई, Q इक्वल टू एन ई। ओके, अब Q जो है, Q कितना दिया इन्होंने, 1 कूलम। ठीक है, Q का वैल्यू इन्होंने दे दिया अपन को 1 कूलम। ओके, और E का वैल्यू आप सब जानते हो, E का वैल्यू अभी याद करवाया, क्या याद करवाया, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ये तो आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा। ओके, तो अब आपसे पूछा क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, n, स्मॉल n, यही आपको चाहिए। तो आपको क्या करना है, Q की जगह 1 कूलम हमने रख दिया यहाँ पे। ठीक है, क्या कर दिया, Q की जगह 1 कूलम, n को ऐसे कैसे रखा, क्योंकि ये तो चाहिए, और गुणा कर दिया 1.6 गुणा 10⁻⁻19 से। ठीक है, अब जो है n का वैल्यू चाहिए, तो ये गुणा में है, इसलिए ये यहाँ भाग में चला जाएगा। तो बस यही किया है, n इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 गुणा 10, और यहाँ पे हम इसका डिवाइडेशन करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है 1 से इसको। ठीक है, तो बस अब आपके पास में ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। तो ये गुणा कर भाग देके आपको देखना है खुद से, मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगी। तो ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट है, उनको समझते हुए चलिए तो बहुत ही आसानी से आप चीज़ों को कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको डायरेक्ट भी याद करो तो बहुत बढ़िया बात है, पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में दिया गया है ऐसी की ऐसी। ओके, तो इतना हमने देखा, अब हम आगे देखें। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन वहीं बात करें द्रव्यमान की, मास की, तो भाई इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो 9.1 गुणा 10⁻31 कूलम। ये सारी चीज़ें जो है भाई आपको रट्टा ही मारनी है, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, प्रोटॉन पे भी सेम 1.6 गुणा 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे सेम, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास चेंज हो जाएगा और प्रोटॉन का मास चेंज हो जाएगा, द्रव्यमान चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 गुणा 10⁻31, प्रोटॉन का होता है 1.67 गुणा 10⁻23। और न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश ही नहीं होता, वो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल है तो 0 है। ठीक है, उदासीन है। और लेकिन द्रव्यमान तो होता है, द्रव्यमान कितना, 1.675 गुणा 10⁻27 किलोग्राम। अब यहाँ पे देखो प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है, ये जो मतलब MP इक्वल टू क्या होता है, 1836 ME, ये है। ठीक है, तो P का मतलब तो यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, E का मतलब यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे, ऐसे कैसे आपको रट्टा मार लेना है। फिर वस्तु पर उपस्थित जो आवेश है वो कितना होता है, मतलब क्वांटा का न्यूनतम मान। क्वांटा मतलब क्या है, बहुत सारे आवेशों का क्या है अपने पास पैकेट है एक तरह से, उसको ही अपन क्वांटा बोलते हैं। और वही क्वांटाइजेशन का सिद्धांत है। क्वांटाइजेशन का सिद्धांत क्या है, वही है Q इक्वल टू +-NE। ठीक है, तो यहाँ पे कितने आवेश जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं, वही है। तो वही है क्वांटा का न्यूनतम मान कितना हो सकता है कि भाई जो है N
Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई है। और n का वैल्यू स्टार्ट कहाँ से, 1 से, तो सबसे मिनिमम मान इसका क्या हो सकता है, 1 n का। तो अगर हमने यहाँ पे n का 1 रखा तो Q का वैल्यू क्या मिला, प्लस माइनस ई। तो बस यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई जो क्वांटा का न्यूनतम मान है वो क्या हो सकता है, Q इक्वल टू प्लस माइनस ई, मतलब ई का वैल्यू जानते हो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और परमाणु क्या होता है, परमाणु भाई उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। और लेकिन किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन जब निकले तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और अगर इलेक्ट्रॉन उसमें गिरता हो तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन और देखते हैं। वस्तु पर 4.8 माइक्रोकूलम आवेश स्थित है, तो वस्तु से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। क्या कहा है भाई, एक कोई वस्तु है, उस पर इतने चार्ज हैं और वस्तु से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो फॉर्मूला वही Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई वाला दिया, क्या है Q इक्वल टू दिस दिया है। अब ये माइक्रो को पहले चेंज करना पड़ेगा। अब ये माइक्रो का चिन्ह देखते ही समझ में आना चाहिए कि भाई 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू कितना होता है, तो 1 माइक्रो कूलम जो है ये इक्वल होता है 10⁻⁻6 कूलम के। और 1 माइक्रो कूलम सॉरी 1 मिली कूलम होता है 10⁻³ के। माइक्रो तो ये हो गया, माइक्रो म्यू बोलते हैं इसको, म्यू। ठीक है, इस सिंबल को म्यू बोलते हैं। और उसके बाद में हमने क्या देखा था, नैनो, 1 नैनो कूलम, एन से नैनो में कितने 10⁻⁹ कूलम। और लास्ट में था पिको, 1 पिको, तो पिको में कितनी 10⁻12 कूलम। ये चीज़ें ऐसे रिवीजन करते हुए चलनी है आपको, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और अगर आप रट्टा लगाएंगे तो फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, कहाँ पे कौन सी चीज़ काम आएगी। उसके अकॉर्डिंग ही ये नोट्स मैंने बनाए हैं, बहुत मेहनत लगी है इनको बनाने में। तो आप जो है इनको अच्छे से पढ़ें, जिसने भी नोट्स लिए हैं वो नोट्स अच्छे से पढ़ें। और क्या करें भाई, प्रैक्टिस करें, पीवाई क्वेश्चन करें। पीवाई के क्वेश्चन ये नहीं कि सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के करें, अलग अलग एग्जाम्स के करें। जैसे भाई सीटेट के कर सकते हैं, यूपी टेट के कर सकते हैं, बाकी बीपीएससी के कर सकते हैं, ईएमआरएस के कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिनमें ये चैप्टर आते हैं, एसएससी रेलवे, जिनमें भी ये चैप्टर लगते हैं ना, सब के पीवाई कर डालो आप, आराम से आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ये नहीं कि भाई अपन एक किताब लिया है उसके ही क्वेश्चन करते रहे और अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए तो फिर आपकी सिटी पिट्टी गुम हो गई। तो ऐसे काम नहीं करना है आपको। थ्योरी पहले अच्छे से करो, कोई चीज़ समझ में नहीं आया उसको सर्च करो यूट्यूब पे, इतने सारे एजुकेटर हैं कहीं से, तो आपको समझ में आएगा। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद में क्वेश्चन करो, फिर जहाँ से भी और नए क्वेश्चन मिले वो करो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेगी तो टेस्ट दो, जो भी है जितना कर सकते हो वो सब करो। ठीक है, तो बस ये चीज़ें दे रखी है। तो भाई माइक्रो मतलब 10⁻⁶, तो बस यही किया कि Q इक्वल टू ये है। अब इसको अपन ने चेंज किया तो 10⁻⁶ से गुणा कर दिया। और ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो अपन को ये याद ही करनी पड़ती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वैल्यूज़ रखी है, कुछ भी नहीं किया। Q की वैल्यू ये वाली रख दी, 4.8 × 10⁻⁶ कूलम। E की वैल्यू 1.6 × दिस रख दी, और N का वैल्यू चाहिए तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो 4.8 × 10⁻⁶ बटा 1.6 × 10⁻⁻19 इक्वल टू n। तो यहाँ पे देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 16 दूनी 32, 16 × 48, तो 3 आया। और इधर क्या है 10⁻⁻6, और ये जो घात ऊपर जाएगी, ये घात ऊपर जाएगी तो ये पॉजिटिव, तो 10⁻- का प्लस हो गया। अब ये देखो 10 और 10 सेम है, बेस सेम है, तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पे 10 और ये -6 + 19, तो 19 में से 6 गए तो अपने पास बच जाता है 13। तो 10⁻13, और गुणा में क्या चल रहा है, ये 3, तो आंसर हो जाएगा n इक्वल टू 3 × 10⁻13। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखो ये जो है अपना विद्युत धारा का चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। इससे पहले की पूरी जानकारी आपको आवेश से रिलेटेड, आवेश के सिद्धांत से रिलेटेड समझ में आनी चाहिए। अब आपको कल जो है जिनने भी नोट्स लिए हैं एक बार ये नोट्स जो है पढ़ के आने हैं, उसके बाद में ये क्लास अपन स्टार्ट करेंगे। तो विद्युत धारा जो है ये मैं वैसे ही बता देती हूँ थोड़ा सा कि विद्युत धारा जो क्या होती है भाई, जो अपने पूरा इतनी रामायण करी है आवेश के बारे में, तो आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। इसलिए आवेश को इतना समझाया कि भाई आवेश क्या होता है। तो आवेश क्या है, एक वस्तु का गुण है जो कैसे उत्पन्न होता है, किसी वस्तु को आपस में रगड़ने से उत्पन्न होता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, सारी चीज़ें अपन ने देख ली। क्वांटाइजेशन सिद्धांत क्या होता है, समवाला सिद्धांत क्या होता है, संरक्षण का क्या होता है, निश्चलता क्या होता है, सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली। तो अब आवेश के बारे में सब चीज़ें क्लियर हैं। तो आवेश प्रवाह की दर मतलब डिवाइड करना है समय से, किसको, आवेश को। तो आवेश बटा समय मतलब आपका विद्युत धारा, बस यही लिखा है। तो I इक्वल टू आवेश बटा समय मतलब Q/T। ठीक है, और ये क्या है, ये भी एक अदिश राशि है, और ये भी आवेश भी आपका अदिश राशि थी, विद्युत धारा भी अदिश राशि है। और इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो एसआई मात्रक इसका हो जाएगा एम्पियर, जो कि हमने देखा ही था कि एम्पियर के अलावा क्या होगा भाई, Q आवेश को तो अपन कूलम में और इसको अपन सेकंड में, तो कूलम बटा सेकंड, तो ये लिखा है कूलम बटा सेकंड इसका मात्रक है। एम्पियर को ही ये कहते हैं, मतलब एम्पियर का ही दूसरा नाम है। जैसे भाई राम का घर का नाम क्या है, तो राम का घर का नाम क्या है, मानो रामू है। ठीक है, तो वही बात है, ये दोनों एक ही बात है। अदिश राशि है, एसआई मात्रक एम्पियर है, एम्पियर को ही कूलम बटा सेकंड कहते हैं। मापक यंत्र क्या है भाई, कैसे इसको मापते हैं, तो इसको मापने के लिए एमीटर या अमीटर इसका यूज़ करते हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आगे भी पूछ सकता है। और
आपकी बुक में भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो मापक यंत्र क्या है भाई विद्युत धारा के लिए, एमीटर या एमीटर है। और इसको कैसे जोड़ते हैं एमीटर को, तो इसको जोड़ते हैं अपन श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम, पार्श्व क्रम, समांतर क्रम, ये हम आगे जाके समझेंगे। अभी आप यहाँ पे भी मैंने लिख दिया कि आप रिवीजन करें तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो मापक यंत्र है एमीटर, और एमीटर को हमेशा जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या होता है भाई, कम होता है। प्रतिरोध क्या होता है ये आगे जाके समझेंगे, अभी सिर्फ आप इसको देख लो और हाईलाइट कर लो नोट्स में, ताकि आपको आगे जाके चीज़ें और समझ में आए, और रिविजन करो तो आपका काम चलता रहे बढ़िया, ठीक है। अदिश राशि है, ऐसा ही मात्रक एम्पियर हो गया। सूत्र क्या है, सूत्र वही है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब क्यू का वैल्यू जानते हैं, आवेश के क्वांटाइजेशन सिद्धांत से NE होता है, तो क्यू की जगह अपन ने NE रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू की जगह NE रख दिया, तो ये अपना फॉर्मूला इसमें चेंज हो गया बस। तो ये फॉर्मूला इसमें चेंज हो गया, जहाँ पे n क्या है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E की वैल्यू आप जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो कि 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, तो T क्या है, समय है, ठीक है। अब जब दो तारों में समान डायरेक्शन में क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो, तो दोनों तार एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, आकर्षित करेंगे। क्या बोला इसने, दो तारों में समान डायरेक्शन में विद्युत धारा प्रवाहित हो तो दोनों तार एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, लेकिन जब क्या हो, विपरीत डायरेक्शन में हो विद्युत धारा प्रवाहित तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और वहाँ पे हमने क्या देखा था कि भाई पॉजिटिव पॉजिटिव है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे चार्जेस, और यहाँ पे उल्टा पढ़ रहे हैं कि भाई देखो समान डायरेक्शन में जा रही है, तो समान शब्द देख के यहाँ प्रतिकर्षित नहीं कर देना, पूरा पढ़ना है क्या पूछ रहा है, क्या सीखा है। दो तारों में अगर सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो दोनों तार एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो फिर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब दूर करेंगे, ठीक है। और आवेश को देखकर क्या पूछे आपसे, आवेश को देकर के आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ ले तो आपको क्या करना है, क्यू इक्वल टू NE से सोल्व करना है, ठीक है। आवेश दे दिया आपको, मतलब क्यू का वैल्यू दे दिया, और इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे तो आप यही लगाएंगे, क्योंकि अगर आप इसमें ये लगाने बैठ गए कि I इक्वल टू QT, तो यहाँ पे देखो आपको E नहीं दिख रहा, इस फॉर्मूले में E दिखाई नहीं पड़ रहा ना, इसलिए आपको ये वाला फॉर्मूला ही लगाना है, ओके। और जब आपसे विद्युत धारा का मान देकर, विद्युत धारा का मान देकर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे तो फिर आपको क्या करना है, विद्युत धारा ये दिख रही है आपको और ये NE/T, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ये आपके जो है समझने के लिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। वैसे तो आप इसी से पूरा याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं, पर और मैंने लिख दिया कि भाई किस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो क्या यूज़ करना है। जैसे देखो ये वाला एग्जाम्पल है, किसी चालक तार से प्रवाहित धारा 3.2 माइक्रो एम्पियर है, माइक्रो वापस आ गया, ये माइक्रो मिली आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर देखना चाहता है कि भाई ये जो है ये बच्चा बेसिक चीज़ें जो है वो करके आया है या ऐसे ही मुंह उठा के आ गया रट्टा मार के, ठीक है। मैं फिर से कह रही हूँ, एग्जामिनर जो है इजी क्वेश्चन, लल्लू क्वेश्चन आपको नहीं देगा, वो कुछ ना कुछ जो है आपको फंसाने की कोशिश करेगा, वो आपकी बेसिक नॉलेज चेक करना चाहता है और कुछ भी नहीं करना चाहता, चाहे वो मैथ्स के क्वेश्चन हो चाहे आपके साइंस के क्वेश्चन हो, ठीक है। आप सेल्फ स्टडी कितनी करते हैं और कौन सी किताब से करते हैं, ये नहीं कि किसी गाइड पे आपने अंधा भरोसा कर रखा है और उसी को रट्टा मारने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी करनी है, और ओल्ड RBSC और नई NCERT ये दोनों आपको पढ़नी है, साइंस के लिए भी मैथ के लिए भी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें 3.2 माइक्रो एम्पियर धारा दी है, तो प्रति सेकंड प्रवाहित धारा बतानी है, प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। क्या क्या समझाया इसने, क्वेश्चन पढ़ते हुए आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई इन्होंने क्या दिया है, धारा दी है, लेकिन किसमें, धारा तो अपने को दी है माइक्रो एम्पियर में, माइक्रो को पहले मैं चेंज करूँगा किसमें, एम्पियर में। तो माइक्रो, एक माइक्रो इक्वल टू कितना होता है भाई, 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻6 से मैंने ये गुणा कर दिया तो ये चेंज हो गया एम्पियर में, ठीक है। माइक्रो एम्पियर से एम्पियर में, पहली बात तो यहाँ खत्म हो गई। दूसरा इसने बोला कि तो प्रति सेकंड मतलब ये क्या कह रहा है, प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड बताना चाह रहा है अपन को, ये नहीं बता रहा डायरेक्ट, यूँ नहीं कह रहा कि भाई T इक्वल टू 1 है, ये कह रहा है कि प्रति सेकंड, तो T इक्वल टू 1 यहाँ से पता चला, प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसने क्या क्या दे दिया अपन को, I दे दिया और इसने अपन को T दे दिया। तो I और T जब दे दिया तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़, और पूछा क्या है ये, तो देखो I दे दिया है और इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी, तो ये वाला फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे जो कि क्या है, I इक्वल टू NE/T। अब E का वैल्यू तो जानते हो तो वो रख दिया और ये सॉल्व किया है बस, और कुछ भी नहीं किया, तो ये अपना आंसर है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन देखो, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, तो इसमें भाई ठीक है इसने माइक्रो मिली कुछ नहीं दिया, बढ़िया है, अपना I दे दिया डायरेक्ट, और 10 मिनट तक, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ कर दी, यहाँ पे क्या कर दिया, टाइम जो है मिनट में दे दिया, तो टाइम जो है भाई 10 मिनट दे दिया। अब इसको पहले सेकंड में चेंज करो, तो टाइम जो है 10 मिनट, तो 10 मिनट को अपन चेंज करेंगे सेकंड में, तो आप सभी जानते हैं कि 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड, तो 10 गुणा 60 सेकंड, तो ये आ जाएगा आपके पास 600 सेकंड, ठीक है। अब I अपना A में हो गया, I कितना दिया है 0.5 एम्पियर, और T ये दिया है। आगे पढ़ो, विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात करना है, मतलब क्या ज्ञात करना है, विद्युत आवेश मतलब Q, ठीक है। अब देखो क्या क्या दिया है इसने, I है, T है और Q है, तो आपको अब ये वाला फॉर्मूला लगाना है,
या फिर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो देखो इसने इलेक्ट्रॉन की कहीं बात नहीं की, तो ये वाला नहीं लगाना आपको, सिर्फ इसने पूछा है क्यू, तो क्यू पूछा है तो आप ये दोनों आपको पता है और यही तो निकालना है। तो 2 चीज़ें देखे, तीसरी पूछी है, कुछ भी नहीं करना, आई इक्वल टू ये क्यू अपॉन टी लगाया और आई का वैल्यू ये रख दिया 0.5 एम्पियर। क्यू तो अपन से पूछा है तो क्यू को सेम रखा और ये जो है 10 × 60 ये 600 सेकंड अपन ने जो फाइंड किया ये हो गया। तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे भाई, 0.5 इक्वल टू क्यू बटा ये 600। अब ये पॉइंट हटाया तो नीचे 10 हो गया, ठीक है। अब 10 का ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्यू इक्वल टू 5 × 60, तो 6 5 30 और ये 1 0 है 300 कूलाम। तो ये भाई एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, पूछा जा सकता है। वो डिजिट भी चेंज नहीं करता, उठा के दे देता है, उठा के दे देगा तो आपका काम तो बढ़िया है, आसान है। अगर उसने चेंज भी कर दिया तो फिर आपको बस ये यहाँ पे 0.5 की जगह 0.10 दे दे, 0.15 दे दे, कुछ भी दे दे, इतना ही चेंज करेगा, वो ज़्यादा चेंजेस नहीं करेगा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, किसी चालक तार से 100 कूलाम। अब 100 कूलाम देखते ही समझ में आना कि ये क्यू का वैल्यू दिया है, यहीं लिखते जाओ क्वेश्चन में, नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि ये क्यू का वैल्यू है। और आगे क्या बोला है, आवेश 2 मिनट 30 सेकंड, यहाँ पे कर दी ना कलाकारी, क्या कलाकारी कर दी कि टी की वैल्यू अपन को सेकंड में ना देके यहाँ पे मिनट भी दे दिया, सेकंड भी दे दिया, तो भाई अपन को चेंज करना पड़ेगा। तो 2 मिनट 30 सेकंड है, तो जो 2 मिनट है इसको चेंज करेंगे अपन किस में, सेकंड में। तो 2 मिनट है तो इसको 2 × 60 सेकंड और ये तो ऑलरेडी सेकंड में है तो ये प्लस 30 सेकंड, तो ये हो गया 6 दूनी 12, तो 120 सेकंड प्लस 30 सेकंड मतलब 150 सेकंड। तो 150 सेकंड ये अपने पास हो गया, किसका वैल्यू, टी का वैल्यू। अब विद्युत धारा पूछी है, क्या क्या दिया है उसने, देखो क्यू वैल्यू दिया है 100 कूलाम और टी जो है टी आपने सेकंड में बदल दिया, कितना आ गया 150 सेकंड। पूछा क्या है, विद्युत धारा आई, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी वाला, ना कि कौन सा वाला, आई इक्वल टू एन ई अपॉन टी वाला, ठीक है। तो ये वाला नहीं लगाना है, ये वाला लगाना है, तो इसमें बस वैल्यू रखी है, काटा पीटी करी तो आई का वैल्यू 2/3 एम्पियर आ गया है। ये वाला क्वेश्चन जो है ये कर सकते हैं आप। देखो ऐसे ही एक क्वेश्चन अपन ने किया था कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो वो आंसर आपको याद ही करना है कि 6.25 × 10 की घात कितनी, 18 कूलाम, ठीक है ना, 18 ही था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो हाँ, 6.25 × 10 की घात 18 कूलाम, ओके। तो ये था। अब इसने क्या किया, यहाँ पे थोड़ी सी कलाकारी की, 1.6 माइक्रो कूलाम कर दिया, इतना सही चेंज किया। आप क्या करेंगे, वहाँ पे रटा रटाया सोचेंगे कि ये तो एक दिख रहा है, एक ये 0.6 माइक्रो कूलाम तो दिखेगा ही नहीं वहाँ पे, फटाफट से 6.25 × वाला आपको ऑप्शन में देगा वो, और इस तरह के ऑप्शन नहीं देगा और आप गड़बड़ी कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, उसके बाद ही सॉल्व करना है। तो ये पहले वाला जो सिद्धांत था उसके अनुसार है क्वांटाइजेशन के। तो क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, तो एन का वैल्यू चाहिए तो क्यू अपॉन एन ई, और ये माइक्रो है तो माइक्रो को अगेन 10 की घात -6 से गुणा करेंगे, तो ये अपने पास आ जाएगा, ये 1.6 से 1.6 कैंसिल, 10 की घात -6 × 10 की घात 19, तो ये हो जाएगा -6 + 19 घात, तो ये हो जाएगा अपने पास 13, तो 10 की घात 13 अपना आंसर है यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन है, क्यू इक्वल टू 7n की पावर, मतलब ये है 7n और 14। अब ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये समझ में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भाई अपन ने एटम और मोलिक्यूल वाली जो क्लास थी उसमें समस्थानिक और संभारिक ये 2 चीज़ें नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो अगर आपने कहीं और से पढ़ी है या फिर आपने प्रीवियस क्लास अपनी है ना, प्रीवियस 2025 वाली एक प्लेलिस्ट पढ़ी है चैनल पे, किसकी प्लेलिस्ट पढ़ी है, साइंस की प्लेलिस्ट है या वन शॉट है, जो भी है वो आपको मिल जाएगी। तो वन शॉट में मैंने क्या करवा रखा है, पूरी की पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन करवा रखा है आपको, क्या करवा रखा है, केमिस्ट्री का पूरा रिवीजन करा रखा है। तो अगर आप केमिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानते, और केमिस्ट्री में देखो आपके 3 चैप्टर हैं, ठीक है, 3 चैप्टर हैं, और जो लगभग मैंने 80 to 90% बोल सकती हूँ, देखो 100% तो नहीं, लेकिन 80 to 90% जो है सिलेबस और एनसीईआरटी ये दोनों चीज़ों को यहाँ पे कवर किया है। तो अगर आपने ये क्लास नहीं देखी और आप केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं जानते हैं, पहली बार यहाँ पे आए हैं, तो ये वाली प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। प्रीवियस क्लास जो है साइंस वन शॉट है, उसमें केमिस्ट्री के 3 चैप्टर मिल जाएंगे, अणु परमाणु, रासायनिक अभिक्रिया और कार्बन, ठीक है। तो वहाँ से देखोगे तो ये समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक और जो है मोल निकालना, और आपको जो है अणुभार निकालना, परमाणु क्रमांक, कार्बन के जो अपने अपर रूप हैं, ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाएगी, हल्की फुल्की। ये तो नहीं कह सकती कि भाई सारे क्वेश्चन वहाँ से बन जाएंगे, कि अब आपको और डीप में पढ़ना पड़ेगा। वो सिर्फ रिवीजन के लिए था, तो आप रिवीजन वहाँ से कर सकते हैं, थोड़ा बहुत वहाँ से आइडिया ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है ना अपने पास में, फिर वहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन की भी बात है, तो ये मैं मान के चलती हूँ कि आपने वो क्लास देखी है या फिर आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपने पास ऊपर की तरफ होता है, ये तो क्या होता है, इसका अणुभार, और यहाँ पे जो है इसका परमाणु क्रमांक, और इसी को प्रोटॉन है। और ये जो है न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो इसमें से अपन द्रव्यमान संख्या में से हम इसको परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं, तो ये अपने पास न्यूट्रॉन आ जाता है। तो 7 न्यूट्रॉन है, ठीक है।
तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका कुल आवेश बताना है। तो इसका कुल आवेश जो है ये बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही Q = NE वाला कॉन्सेप्ट। तो N का वैल्यू यहाँ पे क्या है, N का वैल्यू है 7 और E का वैल्यू जानते हो 1.6 × दिस। ठीक है, अब ये तो क्या है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में सेम ही होता है, लेकिन न्यूट्रॉन में आवेश क्या रहता है, 0 रहता है, न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रॉन के लिए 0 हो गया और सिर्फ हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7 × दिस करेंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 11.2 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो ये जो है कुछ आपकी एक क्लास थी जो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। ठीक है ना, ताकि जो है आपको बाकी का पार्ट भी कराया जाए। तो देखो अब हम कल क्या करने वाले हैं, अगर आप एक्स्ट्रा में पढ़ के आना चाहें तो कल या फिर जब भी अपनी क्लास होगी तो आपको विद्युत विभव विभवांतर ये आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, तो ये पढ़ के आना है। ठीक है, थोड़ा बहुत जितना समझ में आए, कुछ क्वेश्चन इसके दिए हैं वो देखने हैं। फिर आपके ये एक टेबल दी गई है, इस टेबल से भी वो मैच करने में क्वेश्चन पूछ ले तो पूछ ले। ठीक है, तो ये टेबल जो है इसमें आपके विद्युत परिपथ जो आरेख होता है, सर्किट जो होता है, उसके एक प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं कि सेल को अपन कैसे दिखाते हैं, बैटरी लगी है तो कैसे दिखाएंगे, और स्विच है तो कैसे, ओपन है क्लोज्ड है, तार संधि तार जोड़ा तो उसको टी कैसे बनाएंगे। ये सारे के सारे सिंबल्स की एक टेबल दी गई है, तो वो उसने हाईलाइट भी कर रखी है भाई, बॉक्स में बंद है वो एनसीईआरटी में, तो उसको आप देख सकते हो एक बार। फिर ओम का नियम उन्होंने दिया है, ओम का नियम आपको पढ़ के आना है। ठीक है, ओम का नियम के बाद में विद्युत प्रतिरोध आ जाएगा, विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोधकता। प्रतिरोध से बहुत क्वेश्चन उसने पूछे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बनते हैं यहाँ से कि तार की लंबाई बढ़ाई तो क्या होगा, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल घटाया तो क्या होगा, और ये दुगना कर दिया तिगुना कर दिया, तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जनरली। तो प्रतिरोध वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फिर प्रतिरोध के मैंने कुछ ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए, ये सॉल्व करने। फिर चालकत्व, प्रतिरोधकता, ये सब अपन देखेंगे। ठीक है ना, फिर आ जाता है ये कॉन्सेप्ट आपका दिया है प्रतिरोधों का संयोजन। इसमें क्या होगा, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर। तो दोनों को मैंने टेबल के फॉर्म में आपको लिख दिया है यहाँ पे, समांतर क्रम, पार्श्व क्रम, सीरीज और पैरेलल में। तो ये सारे के सारे इस तरह से डायग्राम बना के डेरिवेशन भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश की, भाई फॉर्मूला कैसे आया ये वाला। ठीक है, आप डायरेक्ट रट्टा मारते हैं तो कैसे आया ये भी एक बार समझ लो, तो आपके काम ही आएगा। ठीक है, तो ये है। फिर इनके नीचे ही इनके एग्जांपल्स जो है ये दिए गए हैं, तो इनको अपन समझ लेंगे। फिर बहुत सारे यहाँ पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, अदर पीवाईक्यूज वगैरह मैंने इंपॉर्टेंट ले लिए जो आपको समझने चाहिए। ठीक है, थोड़े क्वेश्चन छोड़े भी हैं ताकि आप खुद भी तो प्रैक्टिस करें। सारे मैं करा दूंगी तो फिर आप नए क्वेश्चन करेंगे नहीं, बचेगा ही नहीं कुछ, तो इसलिए। ठीक है, फिर ये सीरीज और पैरेलल में अगर अपन इसको जोड़ते हैं तो क्या होता है, इन प्रतिरोधों को, बल्ब जो है सीरीज में लगा है तो कैसे चमकेगा, समांतर क्रम में है तो कैसे चमकेगा, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखे जाते हैं। फिर विद्युत ऊर्जा की बात आ जाती है, विद्युत शक्ति की, ये भी एनसीईआरटी में साफ साफ दिया गया है, ये भी दिया हुआ है। ठीक है ना, और ये कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस वगैरह हैं। और ये जो है ये वाला कॉन्सेप्ट ओल्ड आरबीएससी में है। ठीक है, नई वाली में नहीं है पर ओल्ड आरबीएससी में। और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया था कि भाई एक विद्युत सॉकेट होता है तो उसमें जो है अर्थिंग वाला जो वायर है वो कौन से कलर का होता है। ठीक है, और लाल रंग का जो वायर है उसका काम क्या होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन अब भी पूछे जा सकते हैं कि आरबीएससी तो वही पूछती है जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो नहीं पढ़ी है ये कोई आपके पास एक्सक्यूज़ नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया भाई आप तो मूल किताबें पढ़ो, और मूल किताबों में भाई आपको ओल्ड आरबीएससी भी पढ़नी पड़ेगी। राजस्थान से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हो तो ओल्ड आरबीएससी प्लस एनसीईआरटी, और जीके के लिए तो भाई हिंदी ग्रंथ अकादमी है ही, उसी की किताबें खोज के उसी से क्वेश्चन बना रहे हैं। अब ये नहीं है कि भाई जो अगर अपने भाई लोक देवता का क्वेश्चन बनाना है तो लोक देवता की जितनी भी किताबें हैं उनके पास 1 2 3, तो क्या करेंगे, चारों ही कथन जो है 4 किताबों से उठा के पटक देंगे। तो आप 4 किताबें नहीं पढ़ सकते, इसलिए आप अभी भी सचेत हो जाइए और जो चीज़ें आप कर सकते हो उतना करो, और आपके 40% के बैरियर को पहले पार करने की कोशिश करो, क्योंकि आपको भाई यहाँ पे लोक देवता का या फिर सभ्यता का इनका ज्ञाता नहीं बनना है। आपको आपका एग्जाम क्रैक करना है, अपनी नौकरी पक्की करनी है। ठीक है, अगर आपकी बात समझ में आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जैसे पढ़ रहे हैं आराम से पढ़ें, मुझे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये जो थे अपने पहली क्लास थी, तो थोड़ा सा आप पढ़ के आएंगे आगे, तो फिर देखते हैं और आपका रेस्पॉन्स देखेंगे। पहले इस क्लास पे आपका रेस्पॉन्स देखेंगे कि भाई आपका जो भाई आप वेट भी कर रहे हैं, आपको इंतजार भी है, या फिर ऐसे ही टाइम पास के लिए कि भाई नहीं मैम आप तो ये टॉपिक करवाओ। तो अब देखते हैं आप कितना प्यार देते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं, कितना लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। उसके बाद में हम निर्णय लेंगे कि नेक्स्ट क्लास आपकी कब होगी। ठीक है, तो आपका विद्युत का चैप्टर और ध्वनि का चैप्टर ये दोनों तो मैं करवाऊंगी। इसके बाद में जो आपका जैसे जैसे फोर्स वाला है, गति वाला है, कार्य वाला जो चैप्टर है, अगर इन दोनों वीडियो पे, इनकी क्लासेस पे और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आएगा तो इनके बारे में भी कुछ विचार करेंगे, अन्यथा ये मैं आपको नहीं कराऊंगी। ठीक, ये दोनों मैं आपको करा सकती हूँ, वो भी जब आपका अच्छा रिस्पॉन्स, ठीक ठाक रिस्पॉन्स होएगा तो ये तो कराऊंगी, और बहुत अच्छा होगा तो ये भी मैं बाद में करवा सकती हूँ। पर इसकी कोई मैं वादा नहीं कर रही, प्रॉमिस नहीं कर रही आपसे, तो मेरे भरोसे मत रहना। ठीक है, नोट्स आपको चाहिए तो आपको प्रोसेस बता दी है, बाकी आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।